नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक बार फिर से पारंपरिक खेती की ओर बढ़ना है, उन परंपराओं की ओर बढ़ना है, प्रकृति से संबंध स्थापित करना है जिसे हम भूल आए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वक्त इतनी तेजी से बदल रहा है कि खेती को विज्ञान के रूप में, खेती के विज्ञान में कई अनुसंधान, कई शोध हुए हैं और वक्त के बदलने की वजह से कई समस्याएं जो सामने आई हैं, चूँकि हम परंपराओं को भूल गए हैं, उन परंपरागत तरीकों को भूल गए हैं, तो कभी नए तरीके भी हमें अपनाने पड़ते हैं। तो क्या ये नए तरीके, नए शोध हमारी खेती में सहायक हो सकते हैं? उन पर भी बातें करते हैं हम। आज हम बात करेंगे मल्चिंग के बारे में। मल्चिंग की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें मल्चिंग फिल्म्स बिछानी पड़ती हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में अहमदाबाद से यंग एंटरप्रेन्योर, जिसे युवा व्यवसायी कहते हैं, वो पधारे हैं अंकित फोगला जी। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अंकित जी के बारे में आपको बता दूं कि आईआईटी मुंबई से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और वर्तमान में ये प्लास्टिक के बिजनेस में है। अंकित जी, आप इतने यंग हैं, आईआईटी मुंबई से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। आपकी उम्र के अन्य आपके जो युवा साथी होंगे, बड़ी जाहिर सी बात है कि वो एमएनसीज़ की तरफ जाते होंगे, उन्हें नौकरी की तरफ इंटरेस्ट रहा होगा। मगर ऐसा क्या हुआ कि आप व्यवसाय की ओर बढ़ गए? कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद मैंने लखनऊ में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के साथ काम किया, जहाँ पर मेरा कार्य कैटल के प्रति इंश्योरेंस कराने का रहा था। जी जी जी। जहाँ पर मैंने जाना किस तरह की तकलीफ़ें अपने कृषि मित्र को हो रही हैं, तो उन सब तकलीफ़ों को मद्देनज़र रख के, जहाँ पर मेरा फैमिली बिजनेस अहमदाबाद में चल रहा था, हाँ तो मैंने उन दोनों को मर्ज करके एक साथ सोचा कि ऐसा एक सलूशन अपन बनाएं जिससे कि हमारा बिज़नेस किस तरह से हमारे देश के किसानों को मदद कर सकता है। क्या बात। उस ओर हम अग्रसर हुए। जी 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 जी। तो अब जब आप प्लास्टिक के बिज़नेस में हैं और किसान भाइयों के लिए भी आप मल्चिंग फिल्म्स और साइलेज बैग्स बनाते हैं, आज मल्चिंग के बारे में हमें बात करनी है। मल्चिंग, क्योंकि खेत है तो कई तरह की खरपतवार और कई तरह की परेशानियों का सामना किसान भाइयों को करना पड़ता है। मल्चिंग क्या है, इसे हम सरल शब्दों में आपसे समझना चाहेंगे। मल्चिंग कोई नई तकनीक नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है, जिसे कुछ हद तक हम भूल गए हैं और अब हमें नए तरीके से उसे लोगों को समझाना पड़ रहा है। जी जी जी। आधुनिक युग में मल्चिंग को लोग, जो हमारे खेत में हमारे जो घास बच जाते हैं, हमारे जो खलियान बच जाते हैं, हाँ जी, उनको लोग अगली सीज़न के बीज डालने के पहले खेत के ऊपर बिछाते थे, जिससे कि जो वीड्स जो होती हैं, जो खरपतवार जो होती है, वो ना उगे, पानी की खपत कम लगे, पानी ज़्यादातर जिस खेत के लिए हमें चाहिए वो उस जगह पे ही रहे, उस चीज़ के लिए मल्चिंग होता था। तो आधुनिक युग में फसलों की जो वेस्ट होती थी हमारी, उस चीज़ को किसान भाई बचा के रखते थे। अगले सीज़न में जो वो लोग बीज बोते हैं, उसके पहले बीजों के इर्द गिर्द वो उस वेस्ट को बिछाते थे जी, ताकि जो अनवांटेड, जो अनचाहा खरपतवार है, हाँ जी, वो पैदा ना हो। जी जी जी। हम जब पानी बीजों पे डालते हैं तो वो खरपतवार उस पानी से ही पैदा होते हैं। तो ये जो हम मल्चिंग, आधुनिक युग में जो मल्चिंग का उपयोग करते थे, उससे पानी भी कम उपयोग होता था और खरपतवार भी पैदा ना होती थी, और साथ में हमें जो आजकल हम जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी ना यूज़ करना पड़ता था। जी जी जी। तो उसी चीज़ को और बेहतर तरीके से हमारे युग में किस तरह से अप्लाई किया जाए, वो है प्लास्टिक मल्चिंग के थ्रू। जी जी जी। क्योंकि कहीं ना कहीं किसान जो है इस परंपरा से दूर हो गया, इसे भूल गया, और इसकी मल्चिंग नहीं की होगी तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं होंगी। तब कहीं जाकर के हमें आधुनिक युग में प्लास्टिक मल्चिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो प्लास्टिक मल्चिंग की आवश्यकता क्यों है और ये कैसे की जाती है? प्लास्टिक मल्चिंग की समझ आधुनिक मल्चिंग से ही ली गई है, उससे थोड़ा बेहतर किया गया जिस तरह परंपरागत मल्चिंग से ही। जैसे कि प्लास्टिक मल्चिंग का मेन उद्देश्य है खरपतवार ना हो, तो उसी तरह प्लास्टिक मल्चिंग में क्या होता है, हम प्लास्टिक की शीट्स हम बिछाते हैं खेत में,
और उन शीट्स में हम छोटे छोटे होल्स करते थे, छेद करते हैं, जिस छेद में हम वो बीज बोते हैं। ओके। तो उससे क्या होता है कि उसके आसपास का जो प्लास्टिक है वो खरपतवार को पैदा होने से रोकता है। पानी जो होता है वो ड्रिप इरिगेशन, जो आजकल नई तकनीक आई है जिसको हमारे किसान भाइयों ने बहुत अच्छी तरह से उपयोग भी किया है। ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम केवल उसी जगह में पानी डालते हैं जहाँ पर हमारा बीज बोया गया है। तो आसपास के जगह में पानी जाता नहीं है, जिससे कि फिर से खरपतवार पैदा होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ठीक। साथ में जो हम पानी डालते हैं वो प्लास्टिक की शीट उस पानी को भाप बनने से रोकती है। जी। तो उसमें बहुत काम आता है कि जो पानी पे अपनी जो डिपेंडेंसी है, जो हमें पानी के ऊपर हमें बहुत निर्भर रहना पड़ता है, तो वो हमारी निर्भरता हमारी कम हो जाती है। जी। और साथ में उसमें हमें केमिकल्स भी कम डालने होते हैं, क्योंकि वीड्स नहीं बनती है। हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू की तरफ हम अग्रसर हो जाते हैं। तो इस तरह प्लास्टिक मल्चिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू के तरफ हमें लेके जाती हैं और केमिकल्स का उपयोग हमें कम करना होता है। जी। तो जैसे प्लास्टिक मल्चिंग हम करते हैं और जैसा आपने बताया कि उसमें छेद करते हैं, वहीं के वहीं किया जाता है, तो जब प्लास्टिक मल्चिंग की जाती है तो किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या गलतियां हमसे ना हो जब हम मल्चिंग कर रहे हैं? तब सबसे पहले बीज बोने के पहले हम वो प्लास्टिक की शीट को हम ज़मीन पे बिछा दें जी, और उनमें बराबर अंतराल पे हमें वो छेद करना होता है, जहाँ पर जिस अंतराल पे हमें बीज बोना होता है। ना वो अंतर बहुत बड़ा होना चाहिए, ना वो अंतर बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि एक बीज दूसरे बीज का जगह ले। फिर बीज बोने, और ये प्लास्टिक मल्चिंग से एक और फ़ायदा है कि वो शीट लगाने के बाद जो सूर्य की किरणें होती हैं, उस गर्मी से वो ज़मीन को ताप करता है और उसका ताप जल्द बढ़ाता है, जिससे कि बीज हमारा जल्दी हम बो सकते हैं और जल्दी हमारा उत्पादन हम खेत की कर सकते हैं। भी जल्दी हो जाता है। जी हाँ। और फिर उसके बाद जब ये प्लास्टिक मल्च की लाइफ लगभग 1 साल से 1.5 साल होती है, जी। जिसमें उसके कुछ समय बाद वो सूर्य की किरणों से वो बिखरना चालू हो जाता है जी। और तो 1 साल तक तो वो हमें बचा के रखता है, पर जब वो टूटना चालू हो जाता है उसके बाद वो ज़मीन में जाने के बाद वो खराब ही करता है। अच्छा, प्लास्टिक अगर मिट्टी में मिल जाए तो नुकसान होता है। तो वो चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। कोई भी मल्च फिल्म खरीदने के पहले भी वो चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है कि किस क्वालिटी का आप ले रहे हो, वो टूटना नहीं चाहिए। जी। इसीलिए 1 सीज़न या 2 सीज़न बाद उसे चेक करके, फिर अगर आपको लग रहा है कि अब उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है सूर्य की किरणों की वजह से, तब उसे बदल दें और दूसरा मल्च फिल्म लगाएं। जी। तो केवल एक ये सावधानी देने की ज़रूरत है कि वो बिखर ना जाए। आपके खेत जब पैदा हो गई उसके बीचों बीच वो टूटना नहीं चाहिए जी, वरना उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ विशेष इसके कलर का भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम मल्च फिल्म बिछा रहे होते हैं? अधिकतर आप जब ठंडे प्रदेशों में आप कार्य कर रहे हो तो काला रंग का मल्च फिल्म बहुत उपयोगी रहता है, क्योंकि वो सूर्य की किरणों को एकत्रित करके उसका ज़मीन का तापमान वो मेंटेन करके रखता है और ज़्यादा धूप भी ऑब्जर्व करता है। वहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट या सफ़ेद कलर का, सिल्वर कलर का आप यूज़ कर सकते हो। तो अंकित जी, जैसे पूरे खेत में ही चूँकि मल्चिंग करनी है, पूरे खेत में ही ये प्लास्टिक की जो फिल्म है बिछानी है, तो ये किसानों के लिए कहीं महंगा सौदा तो नहीं होता? जी नहीं। आप एक तरफ से देखिए कि अगर आप केमिकल यूज़ करते हो, जो कई साइंसेस और कई विशेषज्ञों ने कहा है कि केमिकल्स का निरंतर उपयोग करने से हमारी सॉइल की, हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति वो काफ़ी कम हो जाती है। तो वो, और मल्च आप यूज़ करोगे तो आपकी केमिकल्स की उपयोगिता ज़ीरो के तरफ अग्रसर हो जाएगी। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ऑटोमेटिकली आप चले जाओगे जी। तो एक तरफ एक फिल्म जिसको आपको एक्चुअली पूरे खेत पर नहीं बिछाना है, जो आप बीज बोते हो, जिस सीधी लाइन पे आप बीज बोते हो, केवल उसके आर पार 20-20 सेंटीमीटर की आपको मल्च फिल्म आपको लगानी होती है। फिर आप जगह छोड़ के फिर दूसरी लाइन के आसपास आपको मल्च फिल्म लगानी होती है जी। तो ये फिल्म की एक्चुअल कीमत भी काफ़ी इकोनॉमिकल रहती है, क्योंकि किसान भाइयों को देखते मद्देनज़र रख के ही
इसको हम लोग बाज़ार में हम लोग निकालते हैं। जी जी जी। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको, क्योंकि आपकी ज़मीन की उपजाऊपन मेंटेन रहती है, वो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा है जो आपको सालों साल आपको खेती करने में बहुत मदद करेगा। जी, बस एक बात और जानना चाहूँगा, चूँकि हम शाश्वत यौगिक खेती की बात करते हैं, हम पारंपरिक खेती की बात करते हैं, और मल्चिंग का जो आपने फार्मूला बताया आधुनिक, ये कहीं ना कहीं परंपरा से ही लिया हुआ है कि पहले फसलों का वेस्ट बचा करके किसान भाई जो हैं उसको बिछा दिया करते थे। लेकिन अब शायद उस परंपरा से दूर हो गए हैं और थोड़ा सा ये शॉर्टकट मेथड भी है, तो हम उसे अपना रहे हैं, और अपनाना ज़रूरी भी है क्योंकि जैविक खेती का मामला है। क्या इस मल्चिंग के या प्लास्टिक मल्चिंग फिल्म अपनाने के एक तो नुकसान आपने बताया ही था कि अगर टूटने लग जाए, मिट्टी में मिलने लग जाए, तब नुकसान हो सकता है, कोई किसी तरह की हानि की संभावना तो नहीं रहती? जी नहीं, जब तक वो टूटे नहीं तब तक वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, ऐसा मान के चले। जी जी तो वो हर तरह से किसान भाइयों को मदद करेगा, उनकी पैसों की बचत भी होगी, खेतों में हरियाली जल्दी आएगी जी, और ज़मीन की उपजाऊपन निरंतर सालों साल मेंटेन रहेगी। जी जी जी। तो बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि वो टूटे नहीं, टूटने से पहले उसे बदलना है। ज़रूर। जी अंकित जी, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आप अपना समय चुरा करके आए और मल्चिंग जो एक आधुनिक तकनीक है, आप उसके व्यवसाय में हैं और किसान भाइयों से भी जुड़े हुए हैं। आपने बहुत अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में जो कुछ भी चर्चा हुई है, आइए इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। नमस्कार। आज हम पौधों के नर्सरी कैसे प्रिपेयर करते हैं और उनको बेड के ऊपर, जैसे सब्जियां हम लगाते हैं तो सब्जियों का उत्पादन कैसे बेड के ऊपर लिया जाता है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह से ये बेड बनाई जाती है। जो बेड आप देख रहे हैं सीधी बेड एक बनी हुई है। इस वजह से ये होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी है हमको इस सतह में मिलती है। जो ऊपर की मिट्टी है मशीन के द्वारा एक साथ ट्रैक्टर के द्वारा जमा की जाती है, जिसको हम बेड कहते हैं। और अगर एक्सेस वाटर हो जाता है, पानी हो जाता है, तो पानी इस नाली के द्वारा बह जाता है। बेड तैयार होने के बाद हम इस तरीके से इस मल्चिंग शीट को यहाँ बिछा देते हैं। मल्चिंग शीट जो है, जो ऊपर से सिल्वर कलर होता है और अंदर से ब्लैक कलर होता है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जिससे जो घास होती है वो नहीं आती है, पानी की बचत होती है, खाद की बचत होती है, और पौधों को सनलाइट ज़्यादा मिलने से जो सिल्वर कलर है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से ये जो पौधे हैं इनका फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। मल्चिंग शीट लगने के बाद हमारे पास जो फसल है, जैसे कि आपके पास करेला है या फिर लौकी है या फिर हरी मिर्च है, टमाटर है, ऐसे फसलों की फसल लेने के लिए हमको उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। और ये सपोर्ट हमें बेस्ट तरीका ये होता है, जो बाँस होता है, बाँस यहाँ गड़ाकर उसको, ताकि वो हवा तूफान से गिरे नहीं। इसके लिए कई सारे अलग अलग सुविधाएं हैं, लेकिन सबसे अच्छी सुविधा ये है, बाँस गाड़ने के बाद उसको मजबूत करने के बाद इस तरीके से जो गैल्वेनाइज तार होता है, जो जंक नहीं लगता, उसको टाइट करके इसको हमको सपोर्ट देना है। और ये सपोर्ट आने के बाद इसके ऊपर ये जो बेल वर्गीय जो है, जिसमें बेले आते हैं, ये फसल ऊपर तक आएगी और फिर वो नीचे ऊपर तक यहाँ तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, जिस वजह से हमें चलने के लिए भी सुविधा होगी, स्प्रे करने के लिए भी सुविधा होती है, और जो फल लगता है वो फल भी हमको तोड़ने के लिए सुविधा होती है। ये बाँस है, जनरली इसका साइज़ जो है बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और बहुत पुराना नहीं, क्योंकि जब फसल लगती है तब वज़न बढ़ जाता है और वज़न से ये बाँस टूटने के चांसेस होते हैं। ये बाँस की हाइट कम से कम 7 फीट होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो 1 फीट अंदर बेड में जाएगी और 6 फीट कम से कम रहेगी, ताकि अंदर से 6 फीट के ऊपर का फसल हम हाथ से तोड़ सकें। हमारे दोनों पौधों की जो दूरी है वो क्रॉप टू क्रॉप, जैसे पौधे हैं उसके हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि करेला है, जिसमें आप देख रहे हैं, जिसका डिस्टेंस हमने 2 फीट के ऊपर रखा है। क्यों? क्योंकि ये जब पौधा बड़ा होगा, हाइट पर जाएगा, तो इसके बेले जो है वो दोनों साइड में फैलेंगे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा घना नहीं होगा। अगर इसी में यदि हरी मिर्च लगानी है तो वो आप 1 फीट के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस जो है, उसका डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ये वो कितना बड़ा होगा, इस हिसाब से आपको लगाना है। इस पौधे में हमने देखा है कि जो करेला है इसका 2 फीट का डिस्टेंस है,
साइड में आप देख रहे हैं जहाँ पर ये होल रखे हुए हैं, जो छेद बनाए गए हैं, ये छेद इसलिए बनाए गए हैं ताकि यदि आपको कुछ खाद देना है जो वाटर सोल्यूबल खाद नहीं है, वो खाद आप इस जगह पर मट्टी निकाल के डाल के फिर उसके ऊपर आप मट्टी डाल सकते हैं। अभी हमने जो देखा कि इस तरीके से गैल्वेनाइज तार को बांधकर हमने पूरे बांस को सपोर्ट दिया है, लेकिन फिर भी इस बेले को ऊपर चढ़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए इस तरह से जाली गूंथी जाती है जो एक सादे धागे की है। इस धागे को पकड़कर ये जो बेला है वो ऊपर चढ़ते चढ़ते आपके 4 से 5 फीट हाइट तक जा सकता है। तो ये धागा जो है वो मैनुअली हमको, हमारे जो लोग हैं वो मैनुअली उसको नीचे ऊपर झिकझैक मैनर में लगाते हैं, जिसके वजह से पौधा कभी भी गिरता नहीं है, क्योंकि पौधे की जो बेले हैं इस धागे को पकड़ते हुए इसके सहारे से ऊपर तक चलते हैं। दो 2008 से मैं ब्रह्मा कुमारीज का जो रूरल विंग है, ग्राम विकास प्रभाग, उसका लाइफ मेंबर बना और उसकी मीटिंग अटेंड करी। तो फिर हमने देखा कि कैसे गांव-गांव की सेवा होती है और कैसे किसानों को शाश्वत यौगिक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर हमने वो मीटिंग अटेंड करी और वहाँ पर हमने सीखा कि कैसे गांव-गांव में जाकर के सेवाएं की जाती है, कैसे शाश्वत यौगिक खेती के बारे में हमको प्रशिक्षण मिला उसमें। तो हम खेती से जुड़े हुए थे और उसको फिर सीखने के बाद जब हम अपने घर गए, फिर हमने सोचा जो ब्रह्मा कुमारीज में सीखे हैं राज्यों, उसके द्वारा कैसे शाश्वत यौगिक खेती की जाती है, उसको अप्लाई किया हमने। उसको अपनाने के बाद एकदम जैसे बहुत परिवर्तन आया, एकदम जैसे लाइफ ही पलट गई हो। तो पहले तो अभ्यास करते थे, लेकिन जब वो हम प्रकृति के साथ करने लगे, अपना खेत पे उसका उपयोग करने लगे, तो बहुत ही उससे हमको उमंग उत्साह आया और प्रॉफिट इतना मिला कि जो हम पहले पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र में पैसा इन्वेस्ट करते थे वो हाईटेक खेती में, तो उससे हमको एकदम से ये इसका मिला लाभ कि वो सारा हमने फिर बंद किया और उसमें जैविक खेती का साथ में ऐड किया और साथ में योग का भी प्लस किया। तो प्रकृति के साथ भी व्यवहार होने लगा और पूरी खेती में एकदम परिवर्तन आया। और उसका प्रॉफिट जब लगा, जब फसलें आती थी, ना इतना दवाई का ना कोई खाद का, क्योंकि वो मन की भावनाओं को कैच करने लगे और सारा जो पहले जो हमारा नेगेटिविटी था वो समाप्त हो गया और सारा खाद, फर्टिलाइज़र, दवाई का खर्च था वो सारा निकल गया। और जब फसलें आई, फसलें जब निकली तो देखा कई गुना उसका हमको डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना हर बार बढ़ते ही जा रहा था प्रॉफिट। तो एक इतनी आनंद की फीलिंग, इतनी खुशी की फीलिंग होने लगी कि वास्तव में हमको प्रकृति के साथ कैसा अपना संबंध जोड़ना है। ऐसा लगता था जैसे कहते हैं आजकल की पहले जो स्वाद होता था सब्जियों में, फलों में, वो कहाँ चला गया। लेकिन जब राज्यों को हमने अप्लाई किया और वो फसलों के साथ जब हमने उसका अभ्यास किया वहाँ जा कर के, वो फसल से जो सब्जी और जो फ्रूट्स आते थे उसके टेस्ट में परिवर्तन आने लगा। जो भी खाते थे बोलते इसका तो टेस्ट अलग है। हमने एक बार तरबूज लगाया, तो तरबूज हमने 5 एकड़ में किया। 5 एकड़ में तरबूज का पिछले 2014 में उसका जब हमने खेत पर फसल पे लगाया 5 एकड़ में, जो आसपास के लोग कहते थे कि ये तरबूज तो हमने भी लगाया है, लेकिन इतनी सुंदरता क्यों दिख रही है, क्या बात है ये। तो पता नहीं, जब धीरे धीरे जब फल रेल बढ़ने लगी, जब उसमें फल आया तो फल इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट फल लगा और बड़े बड़े साइज के। हमने सीड जो लगाया था, कंपनी वाले ने बोला कि इसका जो लार्ज साइज होगा वो 4 किलो का होगा तरबूज का, वाटरमेलन का। लेकिन जब अपने वो खेत से जब निकला तो हाईएस्ट साइज था 15 किलो का तरबूज। तो देख करके सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। हम देखते हैं फसलों पर कभी कभी ऐसा होता है मौसम के कारण, कभी फसलों के ऊपर कीट का अटैक होता है, कई प्रकार के कीट उस पर हावी होने लगते हैं। तो शुरू में हमने कहा इसको कैसे परिवर्तन किया जाए। तो पहले तो हमने उसके लिए ऑर्गेनिक विधि अपनाई। उसके पहले पेस्टिसाइड्स करते थे, हमने सोचा नहीं अब इसको बैंड करना है, हमने ऑर्गेनिक विधि अपनाई। तो उसमें हमने नीम की जो पत्तियां होती है, उसकी नीम की पत्तियों को सारा तुड़वा करके उनको ऐसे मजदूरों से थोड़ा सा उसको कूट करके फिर 200 लीटर के ड्रम में डलवाया। और डलवाने के बाद जब उसको नीचे भट्टी में रखा, नीचे आग जला के भट्टी लगाई और उस ड्रम को ऊपर से काट कर ऊपर से उसमें एक ऐसे मटका रखा और उसमें मटके पे छेद करके एक नली डाल करके ऐसा साइड में किया। और जब उसमें उकलने लगा वो नीम का पानी, उसका एक अर्क जो भाप के रूप में, वाष्पीकरण के रूप में ऊपर जाता था और उस ड्रम में इकट्ठा होता था। तो एक नीम का अर्क हमने तैयार किया। उस नीम के अर्क को हमने फिर फसल पे छिड़काव किया तो देखा कि कितना प्रैक्टिकल रिजल्ट है। सारे कीट जो होते थे वो एकदम उसकी, क्योंकि उसकी स्मेल, मरते नहीं थे लेकिन स्मेल से, वो उसके स्मेल से फसलों से दूर रहने लगे। उसके बाद में
हमारे यहाँ साइंटिस्ट लोग आए देखने के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी कृषि विभाग वाले, हार्टिकल्चर वाले देखने के लिए आए। भाई आप कैसे करते हो, पूरा हाईटेक हो रहा है। तो वो लोग सब कमेटी जब देखने आई तो उनको बड़ा सुंदर लगा कि ये तो बड़ा प्रैक्टिकल है, इतनी बढ़िया आप खेती, इतनी सब्जियां, फ्रूट वगैरह आपका अदर स्टेट में जा रहा है और वहाँ जा कर के आप बेच रहे हो, नाम हो रहा है। तो न्यूज़पेपर्स में कई बार खबरें आई। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा तो बड़ा उनको सुंदर लगा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, इसको तो आप जितना बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट है। उसके बाद में अभी गवर्नमेंट ने सारा, जब किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये अप्लाई करवाया, तो सारे किसानों के जो पूरे एमपी से 400 किसानों को उन्होंने सिलेक्ट किया जो हाईटेक रीति से खेती करते हैं। उन 400 लोगों में से हमारे डिस्ट्रिक्ट से 25 लोगों के नाम गए, जिसमें मेरा भी नाम था कि ये भी हाईटेक रीति से पूरी खेती करते हैं और शाश्वत जैविक यौगिक खेती करते हैं। जब उनके पास 25 लोगों के नाम गए तो उन्होंने अभी सिलेक्ट किया है इजराइल यात्रा के लिए हमें, कि आप इजराइल जा कर के, कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट से, आपको कलेक्टर से मुझे पिछले महीने हाईटेक फार्मर का अवार्ड भी दिया गया। तो बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल हमको ये देखने को और सीखने को मिला, जिसमें राजयोग की अहम भूमिका रही। उसके अभ्यास से हमारे जीवन में भी सकारात्मकता आई और हमारी फसलों के साथ, प्रकृति के साथ एक शुद्ध श्रेष्ठ वाइब्रेशंस क्रिएट हुए। लोग खेत पर आते हैं घूमने देखने के लिए, बोलते हैं कि हमको यहाँ इतनी शांति क्यों मिलती है। खेत तो हमारे भी हैं, औरों के भी खेत है, यहाँ आने के बाद एक सुकून मिलता है। फसलें भी, हम भी फसलें लगाते हैं, लेकिन ये फसल ऐसे लगती है जैसे इनके अंदर कोई बोलने की ताकत आ रही हो, कुछ बोल रही हो, ऐसे इसके अंदर से बोले कि जीवितता लगती है। तो वो सारा हमारा श्रेष्ठ शुद्ध वाइब्रेशंस का खेल है। अभी हम देखते हैं कि जब हम प्रकृति के बीच में जाते हैं तो प्रकृति को हम सुख शांति की जब वाइब्रेशंस देंगे वो कैच करती है, एब्जॉर्व करती है। तो हम राजयोग का अभ्यास करके उसको सारा सकाश देते हैं। सुबह जब हम जाते हैं 7 से 9 के बीच में 2 घंटा सुबह भी योग करते हैं और शाम के टाइम भी 6:30 से 7:30 योग करते हैं। लेबर जो आते हैं, मजदूर आते हैं, उनके भी जीवन में परिवर्तन आने लगा। हमने उनको कहा कि आप व्यसन नहीं करो, आप व्यसन छोड़ो, हम आपको लेबर चार्ज ज़्यादा दे देंगे, कुछ भी थोड़ा बहुत, लेकिन आप व्यसन नहीं करोगे इस खेत के अंदर। तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि भाई चलो कुछ पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो हम व्यसन नहीं करेंगे। तो कई मजदूरों को व्यसन भी छुड़वाया गया कि आप इस खेत में आओ तो बिना व्यसन से इसमें आप काम करना। तो उन मजदूरों ने भी उसको अप्लाई किया और उनको भी बड़ा आनंद आने लगा। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, हमारे जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। तो उन्होंने भी अपने व्यसन को छोड़ करके और बड़ी खुशी से काम करते हैं, क्योंकि वहाँ न किसी प्रकार की कोई डांट है, न कोई चिल्लाना है, न कुछ है। प्रेम, प्यार और शांति से सारा कार्य हो जाता है और बहुत ही एक आनंद की महसूसता आती है, बड़ी खुशी महसूस होती है। तो इससे एक जीवन में भी परिवर्तन आया और देखने को मिला कई आत्माओं में भी परिवर्तन आ रहा है और खेती के अंदर भी एक नवीनता आ रही है। लोग चाह रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हो। कई सारे लोग बोलते हैं आप हमको इसकी ट्रेनिंग दो। हमने कहा बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि योग की वाइब्रेशंस को प्रकृति कैच करती है और उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट हमने देखा है इसका। तो दोस्तों, मल्चिंग कोई नया शब्द नहीं है। प्लास्टिक फिल्म से मल्चिंग जरूर नई तकनीक हो सकती है, लेकिन मल्चिंग तो परंपरागत है। पहले हमारे ही पूर्वज, हमारे ही बुजुर्ग फसलों के वेस्ट को बचाकर रखते थे और उससे मल्चिंग किया करते थे, खेत को ढक कर रखा करते थे, जमीन को ढक कर रखा करते थे। अगर हम जंगलों की ओर नजर डालेंगे तो देखिए कि जंगल कितने प्राकृतिक रूप से अपनी मल्चिंग करते हैं। जो भी पत्ते झड़ते हैं बराबर रूप से पूरी जमीन पर आ जाते हैं और फिर निर्विघ्न वो पुनर्चक्रांकन का सिलसिला चलता रहता है। यूं तो शाश्वत यौगिक खेती, इस कार्यक्रम का उद्देश्य परंपरा से जोड़ना है, परंपरागत खेती से जोड़ना है, लेकिन समय विज्ञान का है और विज्ञान समानांतर रूप से हमें साथ देता है अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए। तो अगर हम ये प्लास्टिक मल्चिंग फिल्म अपनाते हैं तो देखिए कितने सारे खर्चे हमारे बच जाते हैं। खरपतवार नहीं उगेगी, पानी की बचत हो जाएगी, कई तरह के फायदे हैं। मैं समझता हूं कि आज हमने मल्चिंग को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा और अब हम इस मल्चिंग तकनीक को ज़रूर अपनाएंगे। आज की इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त और याद में रहिए उस एक ईश्वर की जिसकी याद से सारे विघ्न टल जाते हैं। नमस्कार।